क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से, जो कि एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर है और पार्ट 2 में है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का ये सवाल अमूमन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव्स में आता था, लेकिन रिसेंटली बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आया और मार्केट में जितने भी गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं उन सब में इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के रूप में लिस्ट किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखें तो वहां पर भी इस पर खूब सारे क्वेश्चंस दिखे हैं। तो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है इसको समझेंगे और इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि आपको आता हो। अगर आपको नहीं आता तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को वन शॉट में लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स में हमने पढ़ाया हुआ है। इसी चैनल के अगर लाइव वाले सेक्शन पे जाएंगे, ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का वन शॉट वीडियो आ जाएगा 1.5 घंटे का, जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में जितना बोर्ड में आता है वो सब पढ़ा दिया गया है। वहां से देख लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझने के लिए जितनी नीड है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, एक फेनोमेना हम लोग पढ़ते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें जब किसी मेटल के ऊपर सूटेबल एनर्जी का और सूटेबल फ्रीक्वेंसी का हम लोग जब इस पर एनर्जी रेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब इस पर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेगा सूटेबल एनर्जी लेकर के, तो इस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होंगे। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। किसी मेटल के सरफेस पर किसी मतलब सूटेबल एनर्जी के रेडिएशन का गिरना और यहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इस चैप्टर में एक और टर्म पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन। जितने भी मेटल है ना, उन मेटल पर जब एनर्जी गिरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो कम से कम एक एनर्जी का वैल्यू होता है, हर मेटल का फिक्स होता है कि कम से कम कितने एनर्जी पर, कितना एनर्जी किसी मेटल पर गिराने पर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। हम लोग कहते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by a metal surface to eject electron or to emit electron is called its work function। किसी भी मेटल पर आप एनर्जी गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन मिनिमम कितना एनर्जी गिराओगे जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा उसको उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। सीजियम के लिए ये मिनिमम होता है, आई थिंक 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और प्लेटिनम के लिए ये 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि हाईएस्ट वर्क फंक्शन है उन मेटल्स का जिनके बारे में हमें पढ़ना है फिलहाल क्लास 12 में। तो वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम कितना एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी मेटल के सरफेस पर। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी मेटल के सरफेस पर एनर्जी गिराएं, यहां हमने एनर्जी इंसिडेंट करवा दिया और इस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू। आपको मालूम होगा, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि नहीं मालूम है तो आप जा करके वन शॉट को जरूर देख लें। ठीक है, तो इसके सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस से बाहर एमिट होंगे, मतलब इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी डिस्कवरी, एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट उस वन शॉट में पढ़ाया गया है। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। ये एक ऐसा इक्वेशन है, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो आने वाले एनर्जी, इस मेटल के वर्क फंक्शन और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसके काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन को बताता है। हम लोग इसके थ्योरी को लिखें या समझाएं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लिया जाए कि हमारे पास जो ये मेटल है इसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब है कि कम से कम ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और अब आपको समझाता हूं कि कितने एनर्जी पर क्या होगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अगर ये एनर्जी छोड़ेगा तो आने वाला एनर्जी का वैल्यू कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन होता है कि मतलब जो एनर्जी इस मेटल पर गिरेगा उसका वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सपोज करिए कि आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिरा रहे हैं और यहां पे चाहिए कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर आप
यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही गिरा रहे हैं, मतलब इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही गिरा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन जितना एनर्जी चाहिए था इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए आपने उतना ही गिराया, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए और बाहर निकल के आके रेस्ट में आ जाए, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है आगे ट्रेवल करने के लिए, गतिज ऊर्जा इसके पास नहीं है। लेकिन जरा आप समझिए कि अगर आप इसी मेटल पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिरा देते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये आजाद होगा, पहले बाहर निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और ये बाहर भाग जाएगा, कुछ स्पीड के साथ भाग जाएगा। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, और आपके इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन था, आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिराया था इसके ऊपर। तो अगर किसी मेटल पर आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिराओगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी जो बच जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा इससे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने में, और बाकी जो बच जाएगा वो चला जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यही बात कहा आइंस्टाइन साहब ने। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ये बेसिकली क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही कायदे से समझिएगा, जितने पॉइंट्स बता रहा हूं बोर्ड में उतने ही लिखने हैं, क्योंकि ये टॉपिक 5 मार्क्स का भी हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इसके बारे में अच्छे से लिख पाए। तो मैं कहूंगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ये हमारे पास, जिसको मैं शॉर्ट में ईपीई भी बुला देता हूं, क्या बुला देता हूं, ईपीई भी बुला देता हूं। जब हम लोग क्रैश कोर्स कराते हैं तो एक चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करवाते हैं, मतलब चैप्टर के कंटेंट को कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करके क्वेश्चन पे फोकस करवाते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को 1 शॉट से जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि आप इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके, इसके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर सके। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन ये रिलेशन देता है किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आ रहा है, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन मेटल का होगा, इंसिडेंट एनर्जी आने वाले रेडिएशन का होगा, तरंग का होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जरा समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा, मतलब आपका जो आने वाला एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी, यही बटेगा किस में, वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। आपको यह समझना होगा कि यहां पर ई जो है कौन सा एनर्जी है, ई यहां पर इंसिडेंट एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी जो इस मेटल के सरफेस पर आ रहा है। आपको यह समझना होगा कि फाई नोट जो है ये वर्क फंक्शन है, फाई नोट जो है ये वर्क फंक्शन है मेटल का, और के मैक्स इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है हूबहू ऐसे ही लिखेंगे, और फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं यहां साइड हो गया हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सके। अब इस पर क्वेश्चन किस किस फॉर्म में बन सकता है, इसकी केस एनालिसिस अगर हम लोग कर दें, अगर हम इसका केस एनालिसिस करें, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस करें, कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, अगर हम इसकी एनालिसिस करें, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको इस पर मिल जाएंगे। तो जरा समझिएगा, अगर आने वाला एनर्जी हमारे मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, अगर इंसिडेंट एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तो इसमें नो फोटो एमिशन, या फिर मैं इसमें ऐसे लिखूंगा नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो मूव करेगा। दूसरा कंडीशन बहुत ही सिंपल सा चीज है, अगर मान लिया जाए कि आने वाला एनर्जी वर्क फंक्शन के एग्जैक्ट बराबर है, उससे कम पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा
बट जीरो काइनेटिक एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकलेंगे, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और अगर चेला तीसरा केस, अगर एनर्जी हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया तो फोटो एमिशन होगा, है ना, जरा समझिएगा, फोटो एमिशन विथ नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी, विथ नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, E बराबर फाई नोट प्लस के ई मैक्स, तो के ई मैक्स बराबर E माइनस फाई नोट। तो इस एनालिसिस को याद रखने की आवश्यकता है आपको, इस एनालिसिस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है आपको, ताकि आप बेहतर समझ पाए। ठीक है, आप समझिए इस चीज को, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर में स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा हो, और बाकी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा हो, तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिस्ट कर रहा हूँ जिससे लगभग आपके एनसीईआरटी के सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। आइए मैं एक साथ वो सारे फॉर्मूला लिस्ट कर देता हूँ, ये बोर्ड में लिखने के लिए नहीं। अच्छा, एक बार मैं पिछला वाला स्लाइड वापस से रख देता हूँ, ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम लोग इसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनेगा उसकी बात करूं, तो जरा फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो ईपीई आया, ईपीई आया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये क्या आ गया, ई बराबर आई नोट प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग वेरियस फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ईपीई, पहले तो ये समझ जाएं कि एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है, या एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी रेडिएशन का, वो होता है एच म्यू। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ई को हम लोग एच म्यू लिख सकते हैं, और आई नोट को ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एच म्यू नॉट लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं पढ़े हुए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का वन शॉट जरूर पढ़ें। ये के ई मैक्स के बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको बता दूं, इस चैप्टर में जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाते हैं तो हम लोग बताते हैं के ई मैक्स मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। याद रखेंगे, यहाँ पर म्यू जो है वो आने वाले लाइट का, जो लाइट मेटल के सरफेस पर गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज है। आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा, और वर्क फंक्शन को एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस कितना, के ई मैक्स, है ना, या फिर इस तरीके से एच सी बाई लैम्डा बराबर एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस ई वी नोट। तो बहुत बेहतर तरीके से आप चाहें तो इन फॉर्मूले को देख सकते हैं, और अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वन शॉट के थ्रू जरूर जाएं। ठीक है, और अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यहां पर सिंबल्स की क्या मीनिंग है। तो म्यू जो है यहां पर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस पर गिर रहा है। म्यू नॉट जो है यहां पर, म्यू नॉट जो है यहां पर, ये म्यू नॉट जो है यहां पर, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लैम्डा जो है यहां पर ये वेव लेंथ है, लैम्डा जो है यहां पर ये वेव लेंथ है, लैम्डा नोट जो है ये थ्रेशोल्ड वेव लेंथ है, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ है, और एच यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू एसआई यूनिट में कितना होता है, और जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जब आप निकालेंगे एसआई यूनिट में तो जूल सेकंड के फॉर्म में आएगा। उसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड के फॉर्म में लिखे तो कितना आता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 75 डेज चैलेंज का ये 32वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड सेक्शन में आपको नहीं दिखेंगे, प्लेलिस्ट को चेक करके वहां से डेली बेसिस पर वीडियोस करते रहिए। 75 डे चैलेंज अगर आपने पूरा कर लिया
और डेली बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस या कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं उसको आपने पूरा कर लिया, तो यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़ा मदद मिलने वाला है यहां से। और क्या मदद मिल सकता है ये आपने सेंटअप में देख लिया होगा। सेंटअप में आपके क्वेश्चंस और 75 डे चैलेंज का प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी मेरे ऑफिस में ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। कुछ बच्चे आके बोलते हैं कि सर अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, 2 महीना है, कैसे करें। कुछ बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं जब लिखता हूं तो मुझे याद ही नहीं होता है, लंबे लंबे डेरिवेशन समझ जाता हूं लेकिन खुद से नहीं लिख पाता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वैसे कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। हम लोग बहुत जल्दी अपने चैनल पर होस्ट करने वाले हैं एक ऐसा लाइव सेशन जिसमें आपके मन में जो सवाल हैं, आपको जो दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं कि लास्ट 2 महीने में कैसे तैयारी करें, उससे रिलेटेड सारे क्वेरीज को मैं हैंडल करूंगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या बताऊंगा ये तो मैंने सोच लिया हुआ है, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, उस सवाल का जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। और मस्त होकर के तैयारी करते रहिए। आप यकीन मानिए अपने चैनल पर जो 75 डे चैलेंज का वीडियोस अपलोड हो रहा है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पर कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर्स रेगुलर बेसिस पर कर लेते हैं, 75 डे चैलेंज के वीडियोस को अगर आप डेली बेसिस पर कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर्स को अगर आप डेली बेसिस पर कर लेते हैं, तो आपका रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा। और साथ ही आप सिलेक्टिव कंटेंट, यहां पर जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूं सोच समझ के डाल रहा हूं कि कौन सा एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी भागा दौड़ी के, अभी बच्चे वन शॉट के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे वीडियो देख रहे हैं, अभी सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ने का टाइम है, अब बहुत कम समय है, आपका बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा भोकाल 2.0 और बाकी चीजों के बारे में भी एक अनाउंसमेंट करनी है, तो कल एक लाइव सेशन करेंगे हम लोग जिसमें बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो आपकी तैयारी से रिलेटेड या कोई परेशानी चल रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उन सारे सवालों का जवाब दूंगा, ये वादा करता हूं। बहुत बहुत मोहब्बत, वीडियो को यहीं खत्म करता हूं।